नमस्ते दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम वंशिका है। मैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की रहने वाली हूँ और मैं अपने पति की दूसरी पत्नी हूँ। गर्मियों की दोपहर थी। सूर्य जैसे आसमान से आग बरसा रहा था और घर आम दिनों से अधिक शांत लग रहा था। मैं रसोई में खड़ी थी, ताजगी भरे सब्जी के लिए गोभी काट रही थी और अपने विचारों को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति हमेशा की तरह काम में व्यस्त थे, जो हमारे परिवार से ज्यादा उनका समय मांगता था। मैंने उनके लंबे घंटों के इंतजार और इसके साथ आने वाली तन्हाई की आदत डाल ली थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, क्योंकि गौतम, मेरा 20 साल का सौतेला बेटा, अचानक रसोई में आ गया। उसकी मौजूदगी हमेशा सहज और ऊर्जा से भरी रहती थी, जो कमरे में आते जी उसमें जान डाल देती थी। वर्षों से मैंने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था, लेकिन हाल ही में मैंने उसके व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव महसूस करी थी और उन्हें नजरअंदाज करना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ मदद चाहिए? आते ही उसने पूछा। तब उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें हल्की झिझक महसूस हो रही थी। उसने मेरी ओर देखा, फिर उन फलों की ओर जिसमें मैं सलाद काट रही थी। तब मैं बिना आंचल लिए सर पर सलाद काटे जा रही थी और उसकी नजर मुझ पर एक पल के लिए ठहर सी गई थी। तब मैंने मुस्कुराते हुए उसे एक चाकू पकड़ाई और बोली, सुनो गौतम, क्या तुम सलाद काटने में मेरी मदद कर सकते हो? वह तुरंत सिर हिलाकर हमें सहमति जताते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और झिकते हुए काटने लगा। शुरुआत में उसके हाथ स्थिर थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने देखा कि उसकी पकड़ में हल्का सा कंपन था। एक बार जब मैं एक कटोरा लेने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, तो हमारे हाथ आपस में छू गए। तब वह एक पल के लिए ठिठक गया और फिर जल्दी से पीछे हट गया। फिर माफी मांगते हुए कुछ बड़बड़ाया, जिस पर कोई बात नहीं, मैंने हल्के स्वर में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर से मैं उसकी आकर्षण के प्रति एक बढ़ती जागरूकता को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। तब काम करते हुए मैंने उसे कई बार मेरी ओर देखते हुए पकड़ी। उसकी आंखें हर बार मेरी ओर मुड़ने पर जल्दी से दूसरी दिशा में चली जाती थी। ये बेहद हल्का, लगभग न के बराबर था, लेकिन फिर भी वहां था एक झिझक, एक तनाव जो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। ऐसा कमरे में लगने लगा था। फिर कमरा अचानक छोटा सा लगने लगा और उसमें की हवा भारी सी हो गई। लगता है सब तैयार हो गया। तब मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कही और फिर तैयार हुआ। सलाद को टेबल पर रख दी। फिर गौतम ने सिर हिलाया। तब उसका चेहरा हल्का सा लाल था, जैसे किसी अजीब बात पर शर्मिंदा हो या कुछ गंभीर रूप से सोच रहा हो, जिसे वह समझा नहीं सकता था। वह कुछ पल तक वहीं रुका रहा, जरूरत से ज्यादा देर तक। फिर एक कॉल करना है, इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया। तब मैं वहीं खड़ी रही, खाली दरवाजे को देखते हुए, हमारे बीच हुई बातचीत को दिमाग में दोहराते हुए। फिर मैंने खुद को समझाई कि यह कुछ नहीं था, बस एक गुजरता हुआ पल था। गौतम एक युवा लड़का था, शायद किसी और वजह से घबराया या शर्मिंदा था, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि बात इससे कहीं ज्यादा थी। उसकी निगाहें, वह अनजाने में हुए स्पर्श और उसकी आवाज का लड़खड़ाना सब जानबूझकर किया गया सा लगा, भले ही उसकी मंशा वैसी ना रही हो। फिर उस शाम जब मैं सोफे पर बैठी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, तो मैं इस एहसास को झटक नहीं पा रही थी कि गौतम और मेरे बीच कुछ बदल सा गया था। यह हल्का था, जैसे परछाई जो नजरों से ओझल हो रही हो, लेकिन फिर भी वह यही है। और तब चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। फिर आने वाले दिनों में मुझे सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे गौतम और मेरे बीच एक अदृश्य रेखा खींच गई हो, भले ही हम दोनों ने इसका जिक्र ना किया हो। अब वह भी घर में ज्यादा समय बिताने लगा था, मुझे कामों में मदद की पेशकश करने लगा था, जिनमें पहले कभी वह थोड़ा सा भी दिलचस्पी नहीं दिखाता था। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्दी ही यह साफ हो गया कि उसकी मौजूदगी महज इत्तेफाक नहीं थी। एक दिन मैं बेडरूम रूम में कपड़े तय कर रही थी। जब गौतम अंदर आया, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सोफे पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। मैं अपना काम करती रही, लेकिन मुझे उसकी निगाहों का एहसास हो रहा था।
जब भी उसे लगता कि मैं उसकी तरफ नहीं देख रही हूं, वह मुझे देखने लगा था। यह सब मुझे असहज कर रहा था, हालांकि मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। मम्मी, आप व्यस्त लग रही हैं, उसने कुछ देर बाद धीरे से कहा। तब उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा गंभीर लग रहा था। तब उसकी तरफ देखे बिना मैंने जवाब दिया, बस घर के काम संभाल रही हूं। फिर वह चुप हो गया और उसकी चुप्पी जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई। तब आखिरकार मैं उसकी तरफ देखी और उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल गई। तब उसकी नजरों में कुछ तो था, शायद जिज्ञासा या कुछ और गहरा, जिसने मुझे अस्थिर कर दिया। उस महीने के अंत में मैं स्विमिंग पूल के पास थोड़ा समय बिताने का फैसला करें। तब मुझे उम्मीद थी कि इससे मेरा मन हल्का हो जाएगा। वहां मेरे साथ किसी को आने की मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन गौतम मेरे जाने के थोड़ी ही देर बाद आ गया। फिर वह जाने के थोड़ी ही देर बाद आ गया। फिर वह कहने लगा कि उसे पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक चाहिए। फिर उसने अपनी तौलिया एक कुर्सी पर रख दिया और बिना किसी झिझक के पानी में कूद गया। तब मैं अपनी लाउंज कुर्सी पर बैठी रही, एक किताब में खुद को व्यस्त दिखाने का नाटक करने लगा। लेकिन जब वह पानी से बाहर आया, तब उसके बालों और कंधों से पानी टपक रहा था। तभी मैं अनजाने में उसकी तरफ देख बैठी। फिर उसने मुझे उसे देखते हुए पकड़ लिया और एक पल के लिए हम दोनों ने अपन नजरें नहीं हटाई। फिर उसने पूछा, आप अंदर नहीं आ रही? तब उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसकी आंखें किसी गहरे राज से भरी हुई थीं। तब मैं सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं आ रही, मैं यहीं ठीक हूं। फिर वह पूल के किनारे के पास तैर कर आ गया और अपने हाथ किनारे पर टिका दिया। तब उसकी नजरें मुझ पर इस तरह से बरस रही थीं, जो मुझे अंदर से उत्तेजित करने लगी थी। मुझे अपने भीतर गर्मी का एहसास होने लगा, जो सूर्य की गर्मी से नहीं, बल्कि हमारे बीच की खिंचाव भरी ऊर्जा से थी। तभी उसने नरम शब्दों में कहा, मम्मी, आप पिछले कुछ दिनों से चुप चुप सी लग रही हैं। इस पर मैं अपनी कंधे ऊंचा करके और बात टालने की कोशिश करते हुए बोली, बस थोड़ी थकी हुई हूं। शायद फिर गौतम ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उसने मेरी ओर देखा, उससे यह साफ था कि वह मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं था। फिर कुछ देर बाद वह पूल से बाहर निकला और अपना तौलिया उठाया और अपने बदन को पछने लगा। फिर जैसे ही वह मेरे पास से गुजरा, उसके शरीर से गिरती पानी की बूंदें गर्म फर्श पर छिटक रही थीं, जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके जाने के बाद के खामोश लम्हों में मैं वहीं बैठी रही, सब कुछ अपने दिमाग में दोहराते हुए। तब मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि कुछ तो हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे मैं सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। जिस तरह से वह मुझे देखता था, जिस तरह से वह मेरे पास आकर रुकता था, अब यह उसकी मासूमियत नहीं थी। अब मुझे लगने लगा था कि यह जानबूझकर कर रहा था, और इसका जो प्रभाव मेरे अंदर जो हो रहा था, उसे नजरअंदाज करना असंभव था। अब रात देर हो चुकी थी और घर शांत था। मैं अपने मन को शांत करने के लिए पानी लेने रसोई में गई थी। तब मुझे अपनी सांसें भारी लग रही थी, केवल गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि उस तनाव के कारण जो पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ता जा रहा था। खैर, अब मुझे रसोई में वहां गौतम के होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तब भी वह वहां बिना शर्ट के फ्रिज पर झुका हुआ था और फ्रिज में कुछ ढूंढ रहा था। तभी मैं उससे सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए, हालांकि मेरी आवाज मेरे अंदर की घबराहट को जाहिर कर रही थी, तभी मैं पूछी, गौतम बेटा, तुम इतनी रात गए जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही थी, उसने बिना मेरी तरफ देखे हुए जवाब दिया। फिर उसने फ्रिज बंद किया और मेरी तरफ मुड़ा। फिर उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। तब उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे मेरी सांसें थम सी गई। एक अजीब सा मेल जो उसके नजरों का था और उसके हिम्मत का था। तब कुछ देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। तब बस हमारे बीच की खामोशी गूंज रही थी, उन शब्दों से भरी हुई जो हम में से कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब मैं उसकी नजरों का अपने वजूद पर बोझ महसूस कर सकती थी। तब उसकी आंखें मेरे हाथ में पकड़े गिलास पर नहीं, बल्कि मेरे चेस्ट पर टिकी हुई थी। तभी उसने कहा, मम्मी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तब उसकी आवाज में झिझक थी। मैं सिर झुकाए जैसे बात को हल्का दिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर बोली, क्या गौतम बेटा?
तब वह थोड़ा झिझका। फिर अगले पल ही वो एक कदम मेरे पास आ गया और बोला, मम्मी, आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वहां नहीं हो जहां आपको होना चाहिए? बस एक मौका देकर देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब उसका सवाल और जवाब ने मुझे चौंका दिया। फिर मैं उसके चेहरे को देखने लगी, ये समझने की कोशिश करते हुए कि इसके कहने का क्या मतलब है। थोड़ी देर बाद मैं बोली, तुम कहना क्या चाहते हो गौतम बेटा? उसने धीरे से कहा, मेरा मतलब है जैसे कि आप किसी और चीज के लिए बनी हो, किसी और बड़ी चीज के लिए जो आपके अंतरात्मा को सुकून से भर दे। लेकिन देखिए ना, आप ऐसी जिंदगी में फंसी है जो आपके लिए बनी ही नहीं है। तब मुझे नहीं पता था कि उसके इस बात का जवाब कैसे दूं, क्योंकि तब उसके शब्दों की वार ने जिस तरह से मेरे अंदर दबी हुई भावनाओं को जान लिया था, जो मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। इससे पहले कि मैं कोई जवाब सोच पाती, वह एक कदम और करीब आ गया, इतना पास कि मैं उसकी मौजूदगी की गर्मी महसूस करने लगी। फिर मैं कहना शुरू की, गौतम बेटा, लेकिन तभी उसने मुझे बीच में ही रोक दिया और बोला, मम्मी, मुझे पता है कि यह सब गलत है। तब उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं रोक पा रहा। आदित्य की यह बातें सुनकर मैं उसकी तरफ देखी। तब मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वह भी इसकी धड़कन सुन सकता होगा। फिर मैं धीरे से बोली, गौतम, हम नहीं कर सकते। तब मेरी आवाज अचानक फुसफुसाहट में बदल गई थी। तब वह थोड़ा भी नहीं हिला और ना ही उसने अपनी नजरें मुझ पर से हटाया। तब मुझे वह एक भूखे शेर की तरह देखे जा रहा था। फिर बोला, मम्मी, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि सोचूं, लेकिन मैं खुद को ऐसा सोचने से रोक नहीं पा रहा। अब तो मैं जहां भी देखता हूं, तुम ही हो जो नजर आती हो। तब उसके शब्द हवा में लटके रहे, ओपन और बिना किसी रोक टोक के। तब मैं उसे रोकना चाहती थी, उसे जानने के लिए कहना चाहती थी और इस बातचीत को कभी ना होने जैसा मान लेना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं एक बार कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। फिर जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से अपनी उंगलियां मेरे हाथ पर फेरा, तब मुझे ऐसा लगा जैसे सीने में आग लग गई हो। तभी मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था कि यह असंभव नहीं है, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही, जर्सी गई। फिर उस पल को कुछ ऐसा बनने दिया जो नहीं होना चाहिए था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसके होंठ मेरे होठों से छू गए, पहले तो झिझकते हुए हल्का, लेकिन फिर गहराई से। तब वह चुंबन बिजली जैसा था, तीव्र और पूरी तरह से सनसनी फैला देने वाला। तब मिनट भर में मैं अचानक पीछे हट गई। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तब मैं आंखों में आंसू ली बोली, गौतम, ये नहीं हो सकता। तब मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना मैं कमरे कमरे से बाहर चली गई, उसे वहीं खामोशी में खड़ा छोड़कर। अब अगली सुबह मेरे लिए असनीय था, क्योंकि हमारे बीच की हवा उन सभी अनकहे शब्दों से भारी हो गई थी। अब तो मैं गौतम की तरफ देखने से भी बचने लगी थी। अब खुद को हर समय किसी ना किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश करने लगी थी। रोजमर्रा के कामों में खुद को व्यस्त रखते हुए मैं सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में आता, मेरी धड़कन वापस तेज हो जाती और उसकी मौजूदगी का भार मुझे महसूस होने लगता। अब नाश्ते पर वह मेरे सामने ही बैठा था। वह चिंतित रूप से चुप दिख रहा था। तब मेरे पति बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे, हमारे बीच के होने से बिल्कुल अनजान। तब मैं उनकी बातों में हामी भरती रही, जैसे सुन रही हूं, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। पिछली रात का वह चुंबन बार बार मुझे याद आ रहा था और मेरे अंदर की चाहत को जगा रहा था। जब मेरे पति काम पर चले गए, तब गौतम लिविंग रूम में ही रुका रहा। मैं उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरी, तब उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? यह सुन मैं ठिठक गई। तब मुझे पता था कि इस बातचीत से मैं हमेशा के लिए बच नहीं सकती। फिर बिना कुछ कहे मैं मुड़ी और सोफे के किनारे बैठ गई, हो सके बनाए रखते हुए। फिर उसने कहा, मम्मी, मुझे माफ कर दो। तब उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। वह आगे कहने लगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया था, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए चीजें और मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। तब मैं सिर हिलाई, क्योंकि मेरे हाथ गोद में मजबूती से बंधे हुए थे। फिर बोली, गौतम, जो कुछ भी कल रात हुआ वो दोबारा नहीं हो सकता। हमने एक हद पार कर दी है। तभी उसने जल्दी से कहा, मुझे पता है मम्मी। फिर थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं यह भी नहीं दिखावा कर सकता कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो, जितना कोई और कभी नहीं रखता। तब उसके शब्द मेरे दिल को चीरते हुए निकल गए। तब मैं उसे रोकने और उसे दूर रहने को कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में छिपी सच्चाई ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन आखिरकार मैंने कहा, गौतम, यह सही नहीं है ना, मेरे लिए, ना तुम्हारे लिए, और ना ही तुम्हारे पिता के लिए। यह सब कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे द्वारा पिता का नाम लेने पर वो थोड़ा सहम सा गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। फिर उसने कहा, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहा हूं। तब उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई थी। फिर उसने ने कहा, मुझे पता है कि आप भी मुझे लेकर कुछ महसूस करती हो। यह मत कहो कि आप कुछ भी महसूस नहीं करती। तब हमारे बीच सच्चाई का बोझ भारी हो गया था। मैं अब और उसे झुठला नहीं सकती थी। तभी मैंने अपने अंदर कुछ महसूस की, कुछ ऐसा जिसे मैं न समझा सकती थी और ना सही ठहरा सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सही था। फिर मैं दृढ़ता से बोली, गौतम, हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी, फिर भी बोली, हमें इसे यही बंद करना होगा गौतम, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब वह मुझे नजरें गड़ाए और एक दर्द के साथ मुझे देखने लगा। तब मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं उसे सब बता देना चाहती थी कि तुम ही वह इंसान हो जिसने मुझे ऐसा महसूस करवाया है। तब मैं यह दिखावा नहीं कर सकती थी कि यह सब सच नहीं है, बल्कि सब कुछ बांटना चाहती थी। तब मैं जवाब देती, इससे पहले ही बालकनी में कार के आने की आवाज ने उस पल को तोड़ दिया। तब मेरा पति जल्दी घर लौट आया था। तब गौतम और मैंने घबराहट भरी नजरें एक दूसरे से मिलाई और वह जल्दी से उठा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने उसे लाश से जाते होते देखी, मेरे सीने में एक अजीब सी कसक उठी जिसे मैं समझा नहीं पा रही थी। सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं, मर्यादा टूट चुकी थी और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरा दिल अपराध जन्म, वफादारी और उस भावना के बीच बंट चुका था जिसे मैं नाम देने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। और पहली बार मुझे नहीं पता था कि अब मैं आगे क्या करने वाली थी। फिर जैसे ही मेरे पति घर के अंदर आए, मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। तुम जल्दी आ गए, मैंने हंसने का नाटक करते हुए पूछा। हाँ, ऑफिस में मीटिंग कैंसिल हो गई, उन्होंने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा। फिर मैं जल्दी से किचन में चली गई, कुछ ऐसा करने की कोशिश में जिससे मेरे चेहरे के भाव छिप सके, लेकिन मेरे भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। गौतम और मेरे बीच जो कुछ हुआ था वह मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। रात का खाना खामोशी में ही बीता। उधर जब से गौतम अपने कमरे में गया था, तब से बाहर नहीं आया था और मैंने भी उसे बुलाने की हिम्मत नहीं की। मेरे पति हमेशा की तरह काम और ऑफिस की बातें करते रहे, लेकिन मेरी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। अगले दिन सुबह का माहौल ठंडा था, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी गर्म थी। मैं गौतम से नजरें मिलाने से बच रही थी, लेकिन जब उसने नाश्ते की मेज पर बैठते हुए मुझे देखा, तब उसकी आंखों में वही गहराई थी। तभी उसने अचानक कहा, आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। इस पर मेरे पति ने बिना कुछ सोचे जवाब दे दिया कि अच्छा है। अब गौतम का बाहर जाना मेरे लिए राहत जैसा था। कुछ घंटों तक मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, मैंने महसूस किया कि राहत की जगह खालीपन ने ले ली थी। अब शाम को जब गौतम वापस आया, तब मैं लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। मेरे पति अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में गए थे और घर में बस हम दोनों ही थे। तब गौतम ने सीधे मेरी ओर देखा और बोला, मम्मी, अब हमें बात करनी होगी। तब उसकी आवाज गंभीर थी। मैं गहरी सांस ली और उसे बैठने का इशारा की। फिर बोली, गौतम, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, यह गलत है, हमें इसे यही रोकना होगा। तब वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें मुझे पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद आखिरकार कहा,
मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं वह भी झूठा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आज भी इससे इनकार कर सकती हो। इस पर मैं बोली, गौतम, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूं, हमारी जिंदगी अलग अलग है, तुम्हें इसे समझना होगा। तब उसने गहरी सांस लिया और बोला, मैं आपको कभी कोई परेशानी नहीं दूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि आप यह जानो कि मैं आपको कितना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके लिए इसे यही रोकना जरूरी है तो मैं इसे समझता हूं। तब उसके शब्दों ने मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं जानती थी कि वह सच कह रहा था, लेकिन जो सच मैं महसूस कर रही थी वह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता था। फिर अगले कुछ दिनों में गौतम ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दिया। उसने घर में समय बिताना कम कर दिया और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर रहने लगा। हमारे बीच की खामोशी अब एक समझौता बन चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद उसने घोषणा किया कि वह शहर से बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा है। मेरे पति ने यह सुनकर अपनी खुशी जताई, लेकिन मेरे भीतर एक खालीपन घर कर गया। जिस दिन वह गया, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने घर से निकलने से पहले मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं खिड़की से बाहर देख रही थी तब उसने पलटकर मेरी ओर देखा। तब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी, जैसे कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। उसके जाने के बाद मैंने अपने अंदर के संघर्ष को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। मैं जानती थी कि जो हुआ वह कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भावनाएं हमारे बीच पनपी वे भी झूठी नहीं थी। अब जीवन फिर से सामान्य दिखने लगा था, लेकिन हर बार जब मैं अकेली होती मुझे वह पल याद आ जाता और उन यादों के साथ अब एक अधूरी कहानी का बोझ मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।